ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है क्लास 9 बिहार बोर्ड आपके हिंदी माध्यम में मैथमेटिक्स यानी गणित में आपका 8 चैप्टर जिसका नाम क्या है आपका चतुर्भुज में हम लोगों ने आपका जो प्रमेय था चतुर्भुज के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सारे कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया कि चतुर्भुज होता क्या है, चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, उसके क्या होते हैं, भुजा क्या होते हैं, उसके कितने कोण होते हैं, कोणों का योग कितना होता है, ठीक है। यानी चतुर्भुज के कोण योग नियम हम लोगों ने अलग वीडियो के माध्यम से हमने देखा। उसके बाद चतुर्भुज को करने के लिए यानी प्रश्नावली 8.1 को करने के लिए आपको 8 थ्योरम दिए गए थे और उन 8 थ्योरम को अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने क्या किया, उसको क्लियर किया, उसको समझा है और हम लोगों ने ये सारे थ्योरम को हम लोग कर लिया, ठीक है। तो आज की क्लास में इसी 8 थ्योरम के बेस्ड 8 थ्योरम के हेल्प से हम क्या करेंगे, आपका प्रश्नावली 8.1 करना है, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है वो आप जानते हैं कि क्या है, आपका पार्ट 8 जिसका नाम क्या है, चतुर्भुज। पार्ट 8 चतुर्भुज। चतुर्भुज इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। और इसमें आपको क्या देखना है, तो प्रश्नावली 8.1 को देखना है, ठीक है। क्या देखना है, प्रश्नावली 8.1 को देखना है। तो प्रश्नावली 8.1 में जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो अपना जो बिहार बोर्ड में जो बुक आपको करना है जो लगता है उसमें एनसीईआरटी बुक है जिसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज की कोण 3:5, 5:9, 13 ये अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। मतलब एक चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है। क्या बना हुआ है, एक चतुर्भुज बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, आपका एक चतुर्भुज बना देंगे, ठीक है। इसका हमने नाम रखा ए बी सी डी, ठीक। अब यहाँ पे चारों कोणों का जो अनुपात है वो दिया हुआ है, क्या है आपका, मान लेते हैं कि ये 3 दिया हुआ है, ये क्या है आपका 5 है, ठीक। ये क्या है आपका 9 है और ये क्या है आपका 13, क्या है आपका 13, ठीक है। तो ये अनुपात दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है, इन कोणों का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, कोणों का मान आपको यहाँ पे ज्ञात कर देना है, निकाल देना है, ठीक है। तो जब भी अनुपात दिए रहे हो ना तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि दिए गए कोणों का अनुपात 3 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हमने 3x माना, 3x और क्या आपका 5x, 5x और आपका 9x तथा 13x है। हमने जब भी आपको अनुपात दिया रहेगा तो इन अनुपातों के आप x में इसको मान लीजिएगा या y में मान लीजिएगा, यानी कोई भी चर में आप मान लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, x हो गया, सब क्या हो गया, x हो गया। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण A, कोण B, कोण C और कोण D बराबर कितना, 360 डिग्री। और क्या लिखेंगे, चतुर्भुज के कोण योग, चतुर्भुज के कोण योग, ठीक है। कोण योग लिख सकते हैं, ठीक है। यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोण योग का मतलब क्या है, 360 डिग्री होता है। और एंगल ए कितना दिया हुआ है, 3x। इसके बाद आपका क्या दिया हुआ, 5x। इसके बाद आपका 9x और क्या है आपका 13x बराबर कितना, 360 डिग्री। अब 17, 17, 13 कितना हो जाएगा, 9, 5, 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17, 17, 13 कितना हो जाएगा आपका 30x बराबर कितना हो जाएगा, 360 और ये गुना में करा तो और 3 3 गुना 6 यानी 12 गुना 36 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया,
क्या करना है, कोण ए का अनुमान लगाना है। ए को क्या माना गया है, आपका 3x माना गया है। कोण ए को क्या माना गया है, आपका 3x माना गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x। अब 3 गुना x कितना है आपका 12, तो 12 3 कितना हो गया 36 डिग्री हो गया, यानी कोण ए का मान कितना आ गया 36 आ गया। उसी तरह कोण बी तो क्या दिया हुआ है 5x, ठीक है। तो 5 गुना x का वैल्यू कितना है 12, तो 12 बचे कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। और आपका कोण सी क्या हो जाएगा, तो कोण सी कितना है आपका 9x, तो 9 गुना कितना हो जाएगा 12, तो 12 9 कितना होता है 135, 135 डिग्री हो जाएगा। और कोण डी क्या हो जाएगा, कोण डी आपका कितना है आपका 13x, 13x यानी 13 गुना कितना हो जाएगा 12, तो 12 की 36 के 6 हाथ में कितना आपका 3 और 12 के कितना 15, ठीक है। 156 डिग्री हो गया, 135 60 और 36 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या निकला हमारा पहला कोण ए निकल गया कितना 36 निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोण बी जो निकला आपका 60 हो गया, कोण सी जो हो गया आपका 135 हो गया, और कोण डी जो हो गया वो क्या हो गया आपका 156 हो गया। और इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करता है, चलिए। तो अब आपको देखना क्या है, तो आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोला हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला हुआ है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। मतलब ये क्या बोला हुआ है, तो एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक आपका समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लेते हैं कि आपका ए बी सी और डी, इसके विकर्ण क्या है ए सी और क्या है आपका बी, क्या है आपका बी, ठीक, ये दिया हुआ है। और ये दोनों क्या है बराबर है, तो दिया क्या गया है आपको, दिया गया है क्या है, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है, विकर्ण जो है ना इसके बराबर है, मतलब क्या विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD के। तो क्या कह रहा है, तो बोल रहा है दर्शाइए कि, तो दर्शाना है, तो दर्शाना है, क्या दर्शाना है, ABCD एक क्या है आयत है, आयत है। तो आप जानते हैं कि आपका जो आयत, आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, जिसके आमने सामने के भुजा क्या होते हैं, समांतर भी होते हैं और बराबर भी होते हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज और आयत में यही अंतर होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के भी आमने सामने के भुजा, समांतर चतुर्भुज के भी सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन आयत की जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, आयत के कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, लेकिन आपके समांतर चतुर्भुज के कोण 90 डिग्री नहीं होते हैं, यानी 90 डिग्री नहीं बनाते हैं, संपूर्ण नहीं बनाते। यानी अगर इसको हमको आयत दिखाना है तो हमको क्या करना होगा, हमको ये करना होगा कि इसमें किसी भी एक कोण को हमको 90 डिग्री दिखा देना होगा, है कि नहीं है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं, इसको अगर हमको प्रूव करना है तो आप जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज एक तरह का क्या आपका जो है ना, जो आपका एक आयत होता है वो क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। लेकिन आयत आपका समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज आयत कब होगा, समांतर चतुर्भुज आयत तब होगा जब उसके प्रत्येक कोण को, यानी एक कोण को अगर 90 डिग्री दिखा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक आयत, ठीक है। तो हमको क्या करना है ना कि हमको ए को या बी को या सी को या डी को, किसी भी एक एंगल को अगर हम 90 डिग्री दिखा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक आयत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हमको कैसे सिद्ध करना है, इसको कैसे दिखाएंगे कि एक कोण जो है ना 90 डिग्री है तो एक आयत होगा। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे देंगे क्या हम प्रमाण, क्या लेंगे प्रमाण, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे, कौन, ABD, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD, और एक कौन त्रिभुज ले लेंगे, ACB, ठीक है, तथा त्रिभुज
ए सी बी में, ठीक है, ए सी बी में, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, सर्वांग समसिद्ध करेंगे। क्या करेंगे, सर्वांग समसिद्ध करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि एबीडी में आपका एडी आता है और एबीसी में आपका बीसी आता है, तो हम लिख सकते हैं एडी बराबर होगा किसके, बीसी के। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने के भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिया क्या है, या समांतर चतुर्भुज के भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। दिया गया क्या, क्यों दिया गया है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। और देखिए ए बी डी में आपका ए बी आता है और ए बी सी में भी क्या होता है, आपका ए बी आता है। तो बताइए ए बी उभयनिष्ठ होगा कि नहीं होगा, ए बी क्या हो जाएगा आपका, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ए बी क्या है आपका, उभयनिष्ठ हो जाएगा। इतना में कहीं से कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक। और उसी तरह से अगर हम देखें तो ए बी डी में आपका बी डी आता है और ए बी सी में आपका ए सी आता है, जो कि क्या है, विकर्ण है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी इक्वल है किसके, बी डी के। क्यों, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। क्यों, क्योंकि बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज क्या है, विकर्ण बराबर, ठीक है, दिया गया है। और ये दोनों त्रिभुज में आते हैं, ठीक है। तो तीन चीज यहाँ पे हमने दिखा दिया ना, दो त्रिभुज में, इसलिए हम कहेंगे कि त्रिभुज आपका ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके, ए सी बी के। और कैसे, तो आपका एस 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता कोई दिक्कत। तो इस तरह से अगर हम कहें तो आपका एबीडी में कोण ए, इसीलिए हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर होगा किसके, एबीसी में कोण बी के। और कैसे, सीबी सीडी से, सीबी सीडी से, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। लेकिन ये आपका जो एबी है, कोण ए और कोण बी है, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 और नहीं होगा, सह अंतःकोण का योग, ठीक है ना। आपका कोण इंटीग्रल, सम ऑफ कोण इंटीग्रल यानी सह अंतर, ये दोनों क्या है, सह अंतःकोण है। यानी अगर एडी अगर एडी समांतर है किसके, बीसी के, और एडी अगर तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही साइड में बने हुए दो कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, सह अंतःकोण, सह अंतःकोण का योग, ठीक है ना, कौन जा रहा है, सह अंतःकोण। इस तरह से लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि एंगल ए, कोण ए और कोण बी बराबर कितना होगा, 180, ठीक है। यहाँ पे क्या, सह अंतःकोण, सह अंतःकोण, ठीक है। और ये सह अंतःकोण का योग, ठीक है, तो सह अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सह अंतःकोण का योग, कोण योग नियम, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोण ए से बी है। अब बताइए कोण बी को हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोण ए यहाँ पे देंगे, चूंकि कोण ए बराबर है किसके, कोण बी के, इसलिए आप बी की जगह पे ए लिख सकते हैं। यहाँ क्या आ गया, दो कोण ए आ गया और बराबर कितना, 180, और कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 है इधर, और ये गुना में इधर है तो 2 हो जाएगा, 90। और ए कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। और ये कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। तो हम तो जानते थे कि आपका एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज, ये जो एबीसीडी दिया है एक समांतर चतुर्भुज दिया है। अब समांतर चतुर्भुज के अगर एक कोण आप 90 डिग्री दिखा देते हैं तो वो समांतर चतुर्भुज क्या हो जाता है, आयत हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं एबीसीडी एक आयत है, आयत है। क्यों आयत है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के अगर एक कोण को अगर आप 90 डिग्री दिखा देते हैं, 90 डिग्री दिखा देते हैं, तो वो समांतर चतुर्भुज क्या हो जाता है, एक आयत हो जाता है। तो हमने एक कोण को दिखा दिया 90 डिग्री, है ना, एक कोण को दिखा दिया 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये आयत हो जाएगा। इसे आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अगर कोण ए अगर 90 हो गया तो कोण सी भी 90 हो जाएगा, है। और कोण बी भी, अगर कोण ए 90 है तो कोण बी भी क्या है आपका, इक्वल है ए के, तो ये भी 90 हो गया। तो ये अगर 90 तो ये भी 90,
और ये 90 ये भी 90, यानी समांतर चतुर्भुज के सारे कोण क्या हो गए 90 डिग्री हो गए। तो जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गए तो वो क्या होते हैं, वो समांतर चतुर्भुज क्या हो जाता है, एक आयत हो जाता है। तो हमने दिखा दिया कोण ए 90 डिग्री है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये आपका एबीसीडी क्या होगा, एक आयत होगा, और इस तरह से आपका दूसरा नंबर प्रश्न जो है खत्म हो गया। अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 3, कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न जो 3 है वो क्या कहता है, उसको देखते हैं कि प्रश्न 3 क्या कहता है। तो प्रश्न 3 ये बोल रहा है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर संधिभाजित करते हैं तो एक समचतुर्भुज होगा। मतलब क्या है, आपका एक चतुर्भुज बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एक आपका चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम नाम रखते हैं एबीसीडी, ठीक है। अब बोला हुआ है कि इसके विकर्ण बराबर, मतलब क्या, AC बराबर है किसके, BD के, मान लेते हैं O के, इसके विकर्ण जो है ना बराबर है परस्पर किस पे, तो 90 डिग्री। इसके विकर्ण जो है ना क्या कर रहे हैं, परस्पर समकोण को संधिभाजित करते हैं। मतलब यहाँ पे ये बात है कि इनके विकर्ण जो है ना नॉर्मली समकोण को संधिभाजित, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, इधर 90 इधर 90 और इधर 90, तो विकर्ण ये इसके इक्वल है, बराबर है, और ये इसके बराबर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको दिखाना है क्या कि वह एक क्या है, समचतुर्भुज है। क्या है आपका, एक समचतुर्भुज दिया हुआ, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए तो मतलब ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो समझिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। बोला हुआ है कि आपका एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ये क्या है, चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, और इसके विकर्ण क्या है, बराबर। विकर्ण जो है बोला हुआ है कि चतुर्भुज के विकर्ण जो है ना परस्पर समकोण पर संधिभाजित करते हैं। मतलब क्या, ये है समकोण पर संधिभाजित, मतलब क्या करते हैं, बराबर इक्वल है समकोण पे, यानी इसका मतलब ये है कि AO जो है वो इक्वल है किसके, CO के, और आपका जो BO है वो इक्वल है किसके, PO के। कहां पे, 90 डिग्री पर ये क्या करते हैं, संधिभाजित करते हैं, ठीक है। तो आपको ये सिद्ध करना है, तो क्या कर रहा है, तो दर्शाना है या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या कि आपका एबीसीडी एक समचतुर्भुज, क्या है, समचतुर्भुज है। एबीसीडी का क्या हुआ है, एबीसीडी जो क्या हुआ है, तो क्या बोला हुआ है, एबीसीडी जो है ना आपका ये क्या है, समचतुर्भुज है, ठीक है। तो अब जानते हैं कि समचतुर्भुज क्या होते हैं, तो अब जानते हैं कि समचतुर्भुज एक ऐसे चतुर्भुज होते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर आप इस चारों भुजाओं को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज हो जाएगा। कोई दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमको सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, तो दो त्रिभुज लेंगे, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, इन दोनों को अगर सर्वांकन कर देते हैं तो सीधी से आपका AD AB के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं है। फिर अगर AB और BC ले लेते हैं, इनको सर्वांकन कर देते हैं तो AB BC के इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर अगर BC और CD ले लेते हैं, इनको सर्वांकन कर देते हैं तो CD से क्या हो जाएगा, आपका BC और CD बराबर हो जाएगा, है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, आपके चारों भुजाएं यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ पे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रमाण, क्या लिखेंगे, प्रमाण में। तो प्रमाण में क्या करेंगे, तो जैसे हमने बताया उस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। यानी आपको क्या करेंगे, यहाँ पे दो त्रिभुज लेंगे, उनको क्या करेंगे, सर्वांकन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उनको सर्वांकन करेंगे, और सर्वांकन करने के बाद ठीक है, सीधी से दो भुजा तो बराबर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करते करते जो है ना हम यहाँ पे काम कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, आपका A यहाँ पे मान लेते हैं क्या, O, ठीक है ना, जो विकर्ण बराबर है, ठीक है, समकोण पे, तो वहां पे क्या लिखते हैं, वो लिख देते हैं, ठीक है, जिससे कि एक त्रिभुज बन जाए। यानी AOD और AOB हम त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज AOB में, इनको सर्वांकन करिए। तो बताइए इन दोनों त्रिभुज में आपका AO आता है कि नहीं आता, यानी AO बराबर होगा AO के कैसे, उभयनिष्ठ जाए। उसी तरह बताइए आपका क्या कह सकते हैं, इस
एओडी में आपका डीओ आता है और एओबी में आपका बीओ आता है, तो लिख सकते हैं क्या, ये आपका बीओ जो है इक्वल है किसके, डीओ के, और ये कैसे दिया गया है, यानी विकर्ण जो है ना परस्पर 90 डिग्री पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये दिया हुआ है, ठीक है। और अब देखिए ए एंगल एओडी, यानी यहाँ पे ये क्या है आपका 90 डिग्री है और एओडी भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एओडी एंगल कोण एओडी बराबर होगा किसके, कोण एओबी के, और कैसे आपका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है ना। तो आपने यहाँ पे किसी दो त्रिभुज को समांतर करने के लिए आप जानते हैं कि कोण या आपका भुजा 3 होना चाहिए, तो देखिए 3 मिल गया, तो हम लिख सकते हैं क्या, इसीलिए त्रिभुज एओडी सर्वांशम हो गया त्रिभुज किसके, आपके एओबी के, किसके, एओबी को हो गया, कोई दिक्कत है। और कैसे, तो भुजा यहाँ क्या होगा, भुजा कोण भुजा, यानी एस ए एस सर्वांग समता से, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एडी और एबी क्या होगा, बराबर होगा, इसीलिए लिख सकते हैं एडी बराबर होगा एबी के, कैसे, सीपी सीपी, क्या हो जाएगा, सीपी सीपी, इसको मान लेते हैं 1, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। और फिर अब क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, ये इसके इक्वल हो गया, अब क्या करते हैं, ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, यानी एओडी ले लेते हैं और बीओसी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर वही कि आपका एओडी त्रिभुज एओडी, आप ऐसे भी इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं एओडी और बीओसी, ठीक है, त्रिभुज एओडी तथा त्रिभुज इसमें बीओसी, आप ऐसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे ऐसे करते हैं तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको ले लेते हैं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये तो ऐसे इक्वल है, तो इसके भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये हमारा मतलब काम, अगर इस तरह से करते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा, और इस तरह से इसको ले लेते हैं, आमने सामने कर लेते हैं, फिर इसको ले लेते हैं, तो आप यहाँ पे आप सर्वांग सम कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको अगर हम लेते तो इसमें क्या है आपका, तो इसमें एओडी में आपका डीओ आता है, ठीक है, और बराबर होगा किसके, डीओ आता है, और बीओसी में आपका क्या आता है, ओडी आता है, एओडी में आपका डीओ आता है, और बीओसी में आपका डीओ आता है, ठीक है। ये कैसे है, दिया गया है, ये भी क्या है आपका दिया गया है, और तीसरा क्या, तो बीओसी और बीओसी बराबर होगा कोण बीओ ए के, कोण बीओ ए के, और कैसे, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज एओडी सर्वांशम होगा त्रिभुज बीओसी के, इसके बीओसी के कैसे, तो एस ए एस सर्वांग समता से, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एडी जो है वो बीसी के इक्वल हो जाएगा, इसीलिए एडी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, आपके बीसी के, और कैसे, सीपी से बीसी, इसको मान लेंगे, तो इसको क्या मान लेंगे, आपका दो मान लेंगे, कोई दिक्कत, बताइए कौन जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह बताइए, अगर ठीक है, इतना बोलिए तो हमने तीनों को सर्वांशम कर दिया, तो एक क्या बचा है आपका एओडी और क्या बीओसी, एओडी और बीओसी। तो इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, तो एओडी, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज एओडी तथा त्रिभुज कौन, बीओसी, बीओसी, ये भी क्या हो जाएंगे, एओसी और एओडी और बीओसी, ये भी क्या हो जाएंगे, सर्वांशम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एओडी और बीओसी सर्वांशम हो जाएंगे, कैसे, एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता। तो इस तरह हम क्या कहेंगे कि एडी जो होगा वो डीसी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, एडी क्या हो जाएगा आपका बीसी के इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए लिख सकते हैं एडी जो होगा इक्वल होगा किसके, बीसी के, और कैसे, आपका सीपी, मतलब ये है, इसको मान लेते हैं। अगर वैसे ही पहला काम भी वैसे ही हुआ है, उसी सर्वांग समता से हुआ है,
दूसरा विकर्ण वैसे ही से, और आगे भी अगर वैसे ही से होता है तो आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख सकते हैं इसी प्रकार, और वो दो त्रिभुज कैसे लिखेंगे और ऐसे आप इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो अब AD AB के इक्वल है और AD BC के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं AD इक्वल है AB के और किसके, BC के, और ठीक है, और AD किसके इक्वल है, BC के, तो हम लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 2 तथा 3 से, समीकरण 1 2 तथा 3 से हम बता सकते हैं कि क्या आपका AD बराबर है किसके, आपके AB के, और अल्सो AD किसके बराबर है, आपका BC के, और अल्सो AD किसके बराबर है, आपका DC के। तो बताइए चारों भुजाएं बराबर हो गई कि नहीं हो गई? तो यहाँ पे अगर चारों भुजाएं बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं क्या, इसीलिए ABCD एक समचतुर्भुज, ABCD एक समचतुर्भुज, और ये क्या हो गया, ये आपका सिद्ध हुआ, ये आपका क्या हो गया, आपका सिद्ध हो गया। और इस तरह से हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं क्या आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये करता क्या है, चलिए देखते हैं। तो अब देखना है कि क्या क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखना है, ठीक है, कि प्रश्न संख्या आपका 4 क्या बोला हुआ है। प्रश्न संख्या 4 बोला होगा, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। आपको क्या दिखाना है कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर संपूर्ण पर समद्विभाजन करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बोला हुआ है कि ये ABCD क्या है, आपका एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, ठीक। तो यहाँ मान लेते हैं कि ACD, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है, और दर्शाना क्या है, मतलब सिर्फ क्या करना है, तो दर्शाना है, वाला क्या दर्शाना है, दर्शाना ये है कि इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब क्या कि आपका AC जो है वो बराबर, विकर्ण AC यानी विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD के वाला, और दूसरा में क्या बोला हुआ है, ये बोला हुआ है, दूसरा में आपको ये बोला हुआ है कि क्या है आपके ये विकर्ण तो बराबर है, दूसरा क्या बोला हुआ है कि संपूर्ण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, संपूर्ण पर, यानी यहाँ पे कितना संपूर्ण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या है कि आपका दूसरा में कि आपको DO यहाँ पे 2 मान लेते हैं, ठीक है, तो DO इक्वल है किसके, DO के, और आपका AO इक्वल है किसके, आपके CO के, ठीक है। कितना, ये सारे इक्वल होंगे किस पे, तो 90 डिग्री पे। कितना डिग्री पे, आपके 90 डिग्री पर क्या है, ये बराबर है, कितने हैं, 90 डिग्री के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो मतलब ये है कि अगर ये इसको, अगर यहाँ पे एक कोण हम दिखा देते हैं कि अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, ये तो मान लेते हैं, ठीक है, तो ये सारे जो है ना क्या है, 90 डिग्री पर क्या करते हैं आपके ये समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या DOA अगर हम दिखा देते हैं क्या आपका, मतलब यहाँ पे अगर कोण 1 है, अगर इस कोण 1 को दिखा देते हैं क्या कि नजदीक जो है 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं क्या कि आपका ये समद्विभाजित करते हैं कहाँ पे, 90 डिग्री पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे पहले, ठीक है, पहले तो इतना काम करते हैं ना कि इतना पहले AC को BD के इक्वल करते हैं, ये बात हो जाएगा पहला। दूसरा ये है कि इनको क्या करना है, हमको समांतर इतना हमको दिखा देना है, और उसके बाद यहाँ पे अगर ये अगर मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं क्या 2, इसको मान लेते हैं 3, और इसको मान लेते हैं 4, मतलब क्या कि सारे एंगल है ना, कोण 1 बराबर है, कोण 2 के बराबर है, कोण 3 के बराबर है, क्या कोण 4 के इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि ये इसके समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रमाण है, क्या करिए, प्रमाण है पहला हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए आप सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको सिद्ध करना है कि AC इक्वल है किसके, BD के, तो हम वही आपका AC से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये भी त्रिभुज बन रहा है या ये भी बन रहा है, तो आप ये क्या आपका त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BD से कौन बन रहा है, तो ADB,
त्रिभुज ए सर्वांकन करना है, यहाँ पे क्या करना है, सर्वांकन करना है, ठीक है। तो अगर ये वर्ग है तब जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर है, ठीक है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ये बात है कि नहीं। अब बताइए एबीसी में आपका एबी आता है कि नहीं आता है, आता है, कोई दिक्कत नहीं, बताइए, ठीक है। एबी तो आपका एबीसी में आता है और एबी आपका एडीबी में आता है, मतलब क्या, आपका एबी बराबर होगा किसकी, एबी के कैसे, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि एडीबी में भी आपका एबी आता है, एबीसी में भी आपका एबी आता है, ये एबी उभयनिष्ठ हो जाता है। इसके बाद एबीडी में आपका एडी आता है और एबीसी में आपका बीसी आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एडी बराबर है किसके, बीसी को, और ये कैसे लिखेंगे, दिया गया है। आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे कि वर्ग की भुजाएं हैं, ठीक है, क्योंकि आप एबीसी की वर्ग दिया है तो भुजाएं तो बराबर होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एबीडी में एक जो है ना वो 90 डिग्री है और एबीसी में कोण क्या है कि नहीं है, देखिए। अब जानते हैं कि वर्ग के प्रत्येक क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, कोण ए बराबर होगा कोण किसकी, बी के, और क्या, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांकन हो जाएंगे, इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी सर्वांकन हो जाएंगे, त्रिभुज किसके, एडी के, एडी का कैसे, एस ए एस सर्वांकन का सर्वांक समता। और इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका सीपीसीडी में क्या है, आपका एसी है कि नहीं, एबीसी में आपका एसी है और एडीबी में आपका बीडी है, तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, इसीलिए आपका एसी जो है वो इक्वल हो गया किसके, बीडी के, कैसे, और यहाँ पे पहला हमने काम कर दिया, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें, बताइए। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, दूसरा हमको प्रूफ करना है, ठीक है। दूसरा कैसे प्रूफ करेंगे बताइए, दूसरा प्रूफ करने के हम क्या करेंगे, क्या बताइए, यहाँ पे कि अगर हम क्या करते हैं आपका, ठीक है, तो दो त्रिभुज को अगर हमको सर्वांकन करना है, यहाँ पे क्या करना है, दो त्रिभुज को अगर हम सर्वांकन करना है, तो अगर मान लेते हैं कि अगर ए ओ, यहाँ पे ओ है ना, ये ओ है, ठीक है, ये भाई आगे लिख सकते हैं, आगे बाद में हम यहाँ पे क्या है आपका ओ है, तो अगर ओ बी ले लेते हैं और बी ओ सी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बी ओ सी ले लेते हैं, तो इस एओ में और बीओ आता है, एओ और बीओ आता है, और इसमें बीओ और सीओ आता है, यानी अगर इस त्रिभुज को सर्वांकन कर देते हैं तो एओ ओसी के इक्वल हो जाएगा सीपीसीडी से और बीओ बीओ के इक्वल हो जाएगा सीपीसीडी से, है कि नहीं। चलिए हम यही काम करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो क्या त्रिभुज एओडी तथा त्रिभुज इसमें बीओसी में इन दोनों को सर्वांकन करेंगे, ठीक है। तो एओसी में एओडी में आपका एडी आता है और बीओसी में आपका बीसी आता है, कैसे, तो दिया गया है, यानी ये वर्ग के दिया गया है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, तो एडी जो है वो बीसी के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे, ठीक, इतना में कोई दिक्कत तो बताइए, ठीक है। और इस तरह से अगर देखें तो इसको हटाइए, तो एओडी में अगर यहाँ पे ये अगर देखें तो और इसमें क्या ये इक्वल होगा नहीं होगा, क्यों, अंतर एकांतर कोण से अगर एडी बीसी पे इक्वल है तो अब जानते हैं जो बराबर होता है वो समांतर भी होता है। तो अगर एडी इक्वल है बीसी के तो एडी समांतर भी होगा किसके, बीसी के, आप पढ़े हुए हैं प्रमेय। और एसी अगर तिर्यक रेखा है तो हम कर सकते हैं डीएओ, कोण डीएओ बराबर होगा किसके, कोण बीसीओ, कोण बीसीओ के, कैसे, अंतर एकांतर कोण, अंतर एकांतर कोण, कोई दिक्कत, अंतर एकांतर कोण हो जाएगा, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं बताइए, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डीओए में ये एंगल
और BOC में ये एंगल आमने सामने का कोण है यानी सममुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, तो हम लिख सकते हैं क्या AOD कोण AOD आपका इक्वल होगा किसके BOC के कैसे, तो सम्मुख कोण कभी कभी इसको सम्मुख कोण भी लिखते हैं या शीर्षाभिमुख कोण भी लिखते हैं, तो सम्मुख शीर्षाभिमुख बाद में मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ये त्रिभुज जो होंगे वो समांतर होंगे कि होंगे कैसे, इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज AOD समांतर होगा किसके, त्रिभुज BOC के और कैसे, तो आपका AS सर्वांग समता से, ठीक है। और इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि आपका BO जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, BO जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, DO के और कैसे CP से, और आपका AO जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, क्योंकि ये भी क्या है आपका CP से। और यहाँ पे हम लोगों ने ये एक काम तो कर दिया, ठीक है, इतना काम हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। तो यही इसको यहाँ पे बनाते हैं A B C D, तो ये तो हमने सर्वांशम कर दिया, यहाँ पे ये तो इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे बताना है कि ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री ये 90 ये 90 होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कैसे करेंगे, इसको करेंगे कैसे, तो अगर यहाँ पे हम देखें क्या क्या करना बताइए, तो अगर ये त्रिभुज ले लें, ये AOB और AOD, ठीक, और इनको सर्वांशम कर दे, तो हम कहेंगे कि यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है। यानी अगर इसको हम मान यही कर देते हैं कि अगर ये त्रिभुज यानी यही का ध्यान रखिए, त्रिभुज इसमें AOD में तथा त्रिभुज इसमें AOB में अगर इन दोनों त्रिभुज को अगर हम क्या करते हैं सर्वांशम कर दें, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं AD बराबर होगा किसके, AD के, कैसे दिया गया है वर्गीय भुजा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें DU और DU अब हम लिख सकते हैं क्या कि आपका DU जो होगा वो इक्वल होगा DU के, कैसे प्रमाणित किया गया है, अभी तक ये है प्रमाणित किया गया, प्रूव्ड अबव है, ठीक है, कोई दिक्कत समझ आ रहा है। तो यहाँ पे ये हो गए, और क्या लिख सकते हैं बताइए, इतना तो दो चीज मिल गया। और इन दोनों में अगर ये O है तो AO कॉमन होगा कि नहीं होगा बताइए, तो हम लिख सकते हैं क्या आपका AO इक्वल होगा किसके, AO के, कैसे उभयनिष्ठ, कोई दिक्कत है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए त्रिभुज AOD सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज किसके, AOB के, और कैसे SSS सर्वांग समता से, SSS सर्वांग समता से हो जाएगा। तो अगर इस कोण को अगर हम एक मान ले, इस कोण को अगर दो मान ले, तो हम लिख सकते हैं कोण एक बराबर होगा कोण एक। ये फिगर जरूर याद रखिए, ये फिगर जो है ना समझ के रखिए, ठीक है। तो कोण एक कोण दो के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कैसे, तो CP से। और आप जानते हैं कि DB एक सरल रेखा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस कोण 2, कोण 1 कोण 2 क्या होगा 180 होगा, कैसे रैखिक युग्म से, कैसे रैखिक युग्म से। तो अब बताइए कोण 1 अब कोण 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण 1 लिख सकते हैं बराबर 180, और इन जगह चूंकि कोण 1 इक्वल है किसके, कोण 2 के। अब 2 एंगल 1 बराबर 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा 180 और बटा में 2 हो जाएगा, यानी कोण 1 कितना हो जाएगा आपका 90 होगा कि नहीं होगा। तो कोण 1 90 हो गया, तो इस तरह से कोण 2 भी 90 होगा कि नहीं होगा, कोण 2 भी क्या हो गया आपका 90 हो गया, यानी 1 2 90 हो गया कि नहीं हो गया। तो उसी तरह अगर हम देखें तो आपका ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को हम इसी प्रकार समांतर कर सकते हैं, कर सकते हैं, लिखेंगे क्या लिख सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज कौन DOC सर्वांशम हो जाएगा किसके, त्रिभुज BOC के, और कैसे SSS से, SSS यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए यही
ठीक, चलिए तो लिखेंगे इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज डीओसी सर्वसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज डीओसी के और कैसे आपका एस सर्वांग समता से। तो इस तरह से अगर इसको मान ले 3, इसको मान ले 4, तो हम क्या लिखेंगे, कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, है ना, कैसे सीधी से हैं, तो लिखेंगे, लेकिन आपका कोण 3 प्लस कोण 4 कितना हो जाएगा 180, और कैसे रैखिक युग्म से, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण 3 और प्लस कोण 3 लिखेंगे बराबर 180 लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्यों, कैसे, क्योंकि कोण 3 बराबर है किसके, कोण 4 के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोण 4 के। तो 2 कोण 3 हो जाएगा बराबर 180, और 2 से 180 जाएगा कितने बार में, 90 बार में, है ना। तो कोण 3 90 आया, तो कोण 4 भी 90 होगा कि नहीं होगा, कोण 4 भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चला कि ये सारे आ गए कि नहीं आ गए, 1 2 3 90 है, हाँ ठीक है। पहला हमारा ये हो गया इनका डीसी जो है वो बिंदु के सर्वांशम है, और दूसरा हमको ये करना था कि 0 के और 0 के वो सब डिवाइड करते हैं कहाँ पे, 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री का मतलब क्या है कि सारे कोण जो है ना कितने 90 डिग्री, तो सारे कोण 90 डिग्री का। तो ये तो था ये इधर का, अगर ध्यान दे तो ये पहला रहा, जब तक दूसरा रहा, मतलब अगर चलते आए तो, ठीक है। ये अगर ये तीसरा है, ठीक है, ये आपका चौथा पार्ट है, और ये आपका 5वां है, ठीक है ना। स्टेप समझ में आए, मतलब कोई बच्चा हो सकता है कि ये तो लिखिए पहले यही लिख दे या यही लिख दे, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है खत्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन